गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के सेकंड पार्ट की। और इस पार्ट में हम कुल 14 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इन 14 क्वेश्चंस को हम सेपरेटली वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा मैं, और साथ ही साथ इनके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रूल काम करता है इंग्लिश ग्रामर का, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी 14 के 14 क्वेश्चंस के आंसर पहले खुद से मार्क कर लें, ताकि जब मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो आप अपने आंसर्स को मैच करें और जो गलत हैं या जो आपने रॉन्ग आंसर मार्क किए हैं उनको सही करें। और अगर सही आंसर दिए हैं तो क्या मेरा और आपका लॉजिक या जो रूल है वो मैच करता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। हमेशा की तरह हर बार आगे के वीडियोस में भी और पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में हर बार पहला क्वेश्चन वन वर्ड का ही रहेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स एक्सेसिवली विदाउट मच सेंस। दीज आर द ऑप्शंस: इलोक्वेंट, लोकोसियस, सोमनिलोक्विस्ट और ओरेटर। इसका सही आंसर है लोकोसियस। अब चारों के मैं पहले आपको अर्थ बता दूं, फिर मैं लोकोसियस को एक्सप्लेन करूंगा। ओरेटर माना होता है वक्ता, अ वेरी गुड स्पीकर। एक्सेसिवली नहीं बोलता, वेरी गुड स्पीकर या वक्ता। सोमनिलोक्विस्ट हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सोमनिलोक्विस्ट माने, सोमनी माने नींद, लोक्विस्ट माने बोलने वाला। तो सोमनिलोक्विस्ट मीन्स वन हु स्पीक्स इन और टॉक्स इन स्लीप। लोकोसियस जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, हालांकि वो सेंसफुल बात नहीं करता। इलोक्वेंट, अ गुड स्पीकर, अ फ्लुएंट स्पीकर। चलिए अब मैं इस लोकोसियस वर्ड से आपको बहुत सारे वन वर्ड या मीनिंग सिखाने का प्रयास करूंगा। लोकोसियस वर्ड जो है वो लॉकी या लॉक रूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू स्पीक और टू से और टू टॉक। ठीक है, कहना, बताना या बोलना। इसका रूट वर्ड का जो मीनिंग है लोकोसियस में। अब इस रूट से संबंधित कितने मीनिंग हमको सेम होते हैं और हम किस प्रकार से उनको याद रख सकते हैं। पहला मीनिंग सोमनिलोक्विस्ट, पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि इसमें भी लॉक्यू वर्ड है, इसलिए मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो सोमनी माने नींद, लॉक्यू माने बोलना, तो वन हु टॉक्स इन स्लीप। अगला मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट माने होता है अफ्लुएंट और स्मूथ स्पीकर। देखिए जितने भी वर्ड में डिस्कस करने वाला हूं सब में लॉक्यू या लॉक रूट जरूर रहेगा। तो इलोक्वेंट माने होता है अफ्लुएंट और स्मूथ स्पीकर विदाउट हेजिटेशन। वो व्यक्ति जो बिना हेजिटेशन के फ्लुएंटली बोलता हो उसको इलोक्वेंट बोलते हैं। इसकी नाउन होती है इलोक्वेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, मतलब अ विटी स्पीच, बहुत संभल कर बोल कही गई बात, बुद्धिमत्तापूर्ण कही गई बात। सोलोलुकी, टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब खुद से बात करना। सोलो माने होता है अकेले, और लॉकी माने बात करना। आपको मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कई बार कुछ सीरियल में होता है या कोई स्टेज ड्रामा में होता है, किसी एक्टर को अपने मन की बात पब्लिक तक पहुंचानी होती कि उसके मन में क्या चल रहा है, जबकि आसपास कोई एक्टर नहीं होता। तब ऐसे में वो क्या करता है, बोल के बताता है कि चलिए मैं आज उससे देख लूंगा, कल मैं उससे बात करूंगा, कल इस कार को खरीदने का प्रयास करूंगा, और आसपास कोई नहीं होता। इसका मतलब वो अपने मन की बात अकेले में बोल रहा है। तो नाउ ही इज टॉकिंग टू वन सेल्फ। ऐसी स्थिति को हम सोलोलुकी कहते हैं। द नेक्स्ट मीनिंग वेंट्रिलोक्विस्ट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा शब्द है। हमने कई स्टेज प्रोग्राम में, या कई परफॉर्मर होते हैं, कई आर्टिस्ट होते हैं, कई ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने हाथ में एक पपेट लेके आते हैं और उस पपेट के द्वारा वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि पपेट बोल रहा है। उनके पास एक जो वुडन पपेट है या लकड़ी की जो कठपुतली है वो बोल रही है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कठपुतली का मुंह जो है उसके हाथ से हिला होता है और बोलता वो व्यक्ति है, लेकिन चूंकि उसके लिप्स मूव नहीं होते, वो गले से बोल रहा होता है लेकिन लिप्स मूव नहीं होते, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पपेट बोल रही है। ठीक है, ये भ्रम होता है। तो ऐसे आर्टिस्ट को जो किसी कठपुतली या किसी पपेट के बदले आवाज निकालता है विदाउट मूविंग द लिप्स, ऐसे व्यक्ति को वेंट्रिलोक्विस्ट कहते हैं। लॉक्यू शब्द इसमें भी है, अ परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस इनटू अ वुडन डमी। नाउ नेक्स्ट टू क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑब्लिकी। ऑब्लिकी माने होता है किसी को पब्लिकली डिफेम करना, गलत आरोप लगाना या किसी के बारे में गलत बोलना। देखिए स्पीक फिर आ गया, false accusation of an offense or a malicious misrepresentation of someone's words or action। किसी के बारे में पब्लिकली या
बहुत बुरे तरीके से बदनाम करना, डिफेम करना, विलीफाई करना, दैट इज ऑब्लिकी। नाउ नेक्स्ट वन, सर्कुलेशन। देखिए लॉक माने बोलना, सर्कम माने सर्कल, गोल गोल करके बात करना, सीधी बात ही नहीं करना। तो इनडायरेक्ट वे में किसी चीज का डिस्कस करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, डायरेक्ट बात ही नहीं करना। कभी कभी ये नेगेटिव वे में भी आता है, जब आदमी सीधी कहते हैं ना भाई सीधी बताओ, तो वो घुमा फिरा के जब बात करता है, सीधा आंसर नहीं देता, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग एंड विच इज कॉल्ड सर्कुलेशन। इंटरलोक्यूटर माने होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ कन्वर्सेशन। जब दो या दो से अधिक लोग बातचीत कर रहे हैं, तो जो लोग बोल रहे हैं, कन्वर्सेशन में भाग लिए हैं, दोज आर कॉल्ड इंटरलोक्यूटर। अच्छा, इसका एक और मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है। इसको कई बार मिडिल मैन भी कहते हैं, दो लोगों के बीच में वार्ता कराने वाला। वार्ता, ध्यान रखिएगा, पंच नहीं होता, पंच एक अलग चीज है, वो समझौता कराने वाला। दो लोगों के बीच में वार्ता कराने वाले को भी हम कई बार इंटरलोक्यूटर कहते हैं। और सामान्य बातचीत में जो होता है वो भी इंटरलोक्यूटर होता है। और इंटरलोकेशन माने होता है बातचीत, अ कन्वर्सेशन। अगला शब्द बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, ग्रांडिलोकेंट या मैग्निलोकेंट। लॉफ्टी इन स्टाइल। लॉफ्टी माने वैसे ऊंचा होता है, लेकिन यहां जो लॉफ्टी है मतलब पोम्पस, रिच। बातचीत करने के लहजे में बहुत लॉफ्टी वर्ड यूज करें, बहुत स्टैंडर्ड वर्ड यूज करें, आम शब्द यूज ना करें। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, हिंदी से बताता हूं मैं। जैसे हम कहते हैं कि साहब वो उसकी मृत्यु हो गई, अगर कोई लॉफ्टी वर्ड यूज करने वाला तो होगा वो आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उसी प्रकार से अंग्रेजी में मान लीजिए किसी की चोट से इंजरी हो गई, तो सकम टू हिज इंजरीज, सकम टू इंजरी, दैट इज अ लॉफ्टी मैनर ऑफ सेइंग समथिंग। और ऐसे व्यक्ति को ग्रैंडिलोकेंट या मैग्निलोकेंट कहते हैं। अच्छा, इससे संबंधित मैं आपको बहुत सिंपल सा और बहुत वेल नोन व्यक्ति बताता हूं, बहुत वेल नोन व्यक्ति जो पूरी दुनिया में इसी चीज के लिए जाना जाता है। इवन द ब्रिटिशर्स और द इंग्लिश आर अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू हिम, मिस्टर शशि थरूर। आप उनको सुनिए, जब आप उनके अंग्रेजी के शब्दों का चयन देखेंगे तो कोई आम या जनरल शब्द वो यूज नहीं करते, ये यूज वेरी लॉफ्टी और स्टैंडर्ड वर्ड। सो इन द रियल सेंस, सही मायने में हम उनको ग्रैंडिलोकेंट या मैग्निलोकेंट बोल सकते हैं। चलिए, तो आज हमने लोकेशियस से लॉकी या लॉक के द्वारा रूट समझकर इससे संबंधित 6-7 मीनिंग समझने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में भी हम इसी प्रकार से किसी वन वर्ड के द्वारा बहुत सारे वन वर्ड सीखने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद में लगभग सारे क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे। ही ऑलवेज अवॉइड्स ब्लैंक विथ सच पीपल। वर्क, टू वर्क, वर्किंग और वर्कड। आंसर है इसका सी, वर्किंग। अब रीजन सुनिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, इनके साथ जीरंट का यूज होता है। जीरंट क्या होता है? वी प्लस आईएनजी। अब कुछ बिना टू के भी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, जैसे अवॉइड, एंजॉय, माइंड, पोस्टपोन, डिसलाइक, कीप। इनके बाद यदि कभी भी वर्ब पूछी जाए तो दैट विल बी इन जीरंट फॉर्म, यानी वी प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको हम वर्बल नाउन के नाम से भी जानते हैं। इन क्रियाओं के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, अगर एक बार और वर्ब का यूज होना है तो। द थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक, डू यू थिंक विल विन द रेस। यहां व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। एक बात याद रखिए, तो हु, हुम, विच और व्हाट। तो दो ऑप्शन हमारे अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, विच और व्हाट, क्योंकि यहां हम किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और व्यक्ति के बारे में विच या व्हाट से आंसर नहीं होता। अब हम बात करेंगे हु और हुम पे। अब हु का जो प्रश्न है वो कर्ता के लिए पूछा जाता है, और हुम का प्रश्न कर्म, जब हमें या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो, ऑब्जेक्ट मिसिंग हो वाक्य में से, तब हुम का। अब अगर हम वाक्य को देखें तो हमारा आंसर हुम की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि डू यू, यानी यू कर्ता के रूप में दिया हुआ है, तो हमारा कर्ता दिया होने से हमें कर्म की आवश्यकता है, तो आंसर होना चाहिए हुम। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम देखें डू यू थिंक, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, विल विन द रेस। जो विल जो वर्ब है उसका कर्ता मिसिंग है, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तुम्हारे हिसाब से रेस कौन जीतेगा, तो सब्जेक्ट इज मिसिंग। सो हु डू यू थिंक विल विन द रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द पुलिस ब्लैंक द थीप यट। आपके सामने 4 विकल्प हैं, हैजंट कॉट, डिड नॉट कैच, हैवंट कॉट और नन ऑफ दीज।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 3 चीज़ों को कवर करता है, इसलिए जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। नंबर 1 टेंस को कवर करता है। नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कर्ता एक वचन या बहुवचन, इस बात को कवर करता है। नंबर 3 एडवर्ब और टेंस के कनेक्शन को भी ये शो करता है। सबसे पहली चीज पुलिस, ध्यान रखिएगा, पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होती है। ऑलवेज पुलिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। पुलिस को हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब बचता है डिड नॉट कैच, हैव नॉट कॉट और नन। अब दूसरी बात आती है यट की। तो यट के साथ विशेषता यह है, अगर किसी वाक्य के अंत में यट लगा है तो वो वाक्य एक तो नेगेटिव जाता है, तो उस हिसाब से डिड नॉट कैच और हैव नॉट कॉट दोनों सही होते हैं। लेकिन यहीं तीसरा नियम भी आता है कि यट जिस वाक्य के अंत में लगा होता है वो न केवल नेगेटिव होता है बल्कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। तो अब पुलिस बहुवचन हो गया तो हैव लगना सही हो गया। दूसरी चीज परफेक्ट टेंस हो गया, क्यों? क्योंकि यट परफेक्ट टेंस में जाता है, तो उस हिसाब से भी हैवंट कॉट सही आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज हैवंट कॉट और दिस इज द रूल। नियम ये रहा। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं, नियम को और ज्यादा बता देता हूं। अगर किसी भी वाक्य के अंत में यट, बिफोर, बाय नाउ, सो फार लगा हो तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाने का मतलब हैज या हैव के साथ वी थर्ड। अब इसमें हैज क्यों नहीं लगा? क्योंकि पुलिस बहुवचन है, इसलिए हैव। और केवल हैव कोट होता तो भी गलत होता, क्यों? क्योंकि यट वाला वाक्य नेगेटिव जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैंक यू सी माई सन इन द मार्केट आस्क हिम टू रीच होम सून। ये क्वेश्चन मॉडल वर्ब से संबंधित है। विल, वुड, कैन और शुड। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा इस पर फोकस करना। आंसर जो है वो शुड है। अब शुड आंसर होने का लॉजिक समझिए। शुड का यूज 3 जगह होता है, 3 अर्थों में होता है एक्चुअली। पहला चीज सेल के पास्ट टेंस के रूप में शुड, जब इसका दागी के अर्थ होता है। नंबर 2 चाहिए के अर्थ में, हमें घर चलना चाहिए, तुम्हें अच्छे से बोलना चाहिए, तुम्हें इसको साथ में नहीं ले जाना चाहिए। इस प्रकार के अर्थों में मॉडल शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। एक और अर्थ में शुड का प्रयोग होता है जो यहाँ यूज हुआ है। अगर हम फ्यूचर कंडीशन की बात कर रहे हैं, भविष्य की, तो ऐसी स्थिति में शुड का प्रयोग इफ के अर्थ में होता है। यदि, शुड का मतलब यदि, तो यहाँ यही अर्थ निकल रहा है। यदि तुमको मेरा बेटा मार्केट में मिले तो उससे बोलना कि घर जल्दी पहुंचे। तो शुड यू सी माई सन इन द मार्केट, ऐसी स्थिति में शुड इफ का अर्थ देता है। फ्यूचर कंडीशन के लिए शुड इफ का अर्थ देता है रिमेंबर दिस फैक्ट। अगला क्वेश्चन, ही इज गोइंग ब्लैंक होम। 4 विकल्प हैं आपके पास, 2, 8, 4, नन। उम्मीद है आप में से कोई 4 तो भरेगा नहीं। अब हमारे पास बचते हैं 3 विकल्प, 2, 8 और नन। तो कुछ लोग एट होम सुना होगा तो वो 8 लगा सकते हैं, कुछ लोगों ने गोइंग टू सुना होगा तो 2 लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ना 2 लगना है, ना 8, ना 4। हमारा आंसर है नन। अब रीजन या लॉजिक समझिए। जब भी गो, कम, रीच, अराइव के जस्ट बाद होम आए, मतलब कोई और शब्द ना आए, तो ऐसी स्थिति में जुड़ने के अर्थ में या की ओर, जुड़ने के अर्थ में मतलब घर जा रहा हूं, घर से नहीं जा रहा हूं, घर आ रहा हूं, घर से नहीं आ रहा हूं, घर पहुंच रहा हूं, ऐसी स्थिति में जब व्हेन वी आर कनेक्टिंग, ठीक है, जब हम जुड़ रहे हैं घर से, ऐसी स्थिति में अगर इनके बाद डायरेक्ट होम वर्ड आता है तो कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। बट ठीक है, तब ध्यान रखिएगा, तब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता। लेकिन यदि गो, कम, रीच, अराइव इनके बाद माई, योर, अवर, हिज, देयर आदि शब्द लग के होम आए, यानी होम के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए, तो प्रीपोजिशन लगने लगता है। दोबारा बताता हूं मैं जो कहना चाह रहा हूं। यदि होम के बाद, होम के पहले गो, कम, रीच, अराइव, ठीक पहले ये क्रियाएं हैं और होम और क्रिया के बीच में कोई अन्य शब्द नहीं है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन यदि इन क्रियाओं के बाद और होम के बीच में माई, योर, अवर, देयर, हिज, हर ऐसा कोई पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तब प्रीपोजिशन लगने लगता है। आई एम गोइंग टू हिज होम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7,
ही कैन वर्क एज ब्लैंक एज यू। दीज आर 4 ऑप्शंस, गुड, बेल, बेटर, वर्स। देखिए एज और एज के बीच में सबसे पहले मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर अब कह रहा हूं, एलिमिनेट किया कीजिए, जो आंसर आपके गलत है उनको हटाया कीजिए। एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव फॉर्म लगती है या पॉजिटिव डिग्री लगती है एडजेक्टिव या एडवर्ब की। तो बेटर और वर्स दोनों ही चूंकि कंपैरेटिव हैं तो हम बेटर और वर्स को हटा देते हैं। अब आती है बात, वो इतना अच्छा काम कर सकता है जितना कि तुम। तो गुड और बेल दोनों सही लगते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वर्क क्रिया के रूप में यूज हुआ है और क्रिया की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं। गुड चूंकि यहाँ एडजेक्टिव है और बेल यहाँ एडवर्ब है, इसलिए यहाँ गुड के साथ गुड अगर हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बेल। ही कैन वर्क एज वेल एज यू कैन। जितना अच्छा तुम कर सकते हो उतना अच्छा वो भी कर सकता है। गुड क्यों गलत है, दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ कैन वर्क वर्ब के रूप में यूज हुआ है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडजेक्टिव नहीं, इसलिए गुड यहाँ गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज एब्सेंट टुडे। 4 ऑप्शन ये रहे, सम, सेवरल, मैनी ए और मैनी। देखिए इसका आंसर है मैनी ए। और कारण क्या है, बॉय जो है वो सिंगुलर नाउन है और सम, सेवरल और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है। सम, सेवरल और मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है और मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन आती है। अच्छा एक बात और याद रखिए, मैनी ए और मैनी के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, केवल इनके साथ आने वाली नाउन में अंतर होता है। मैनी के बाद प्लूरल नाउन आती है और मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉन्ट दिस वर्क वेरी फास्ट। टू डू, टू बी डन, डू और नन। पहली चीज तो ये वांट्स के साथ हमेशा इन्फिनेटिव आती है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस क्रिया का पहला रूप। तो या तो ए सही होगा आंसर या बी। सी गलत हो गया और डी इसका ऑप्शन है नहीं, मतलब सी डी सही नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भरना क्या चाहिए। देखिए इसका अर्थ 2 हो सकते हैं कि वो ये काम जल्दी से करना चाहता है और जल्दी करवाना चाहता है। वो चाहता है कि ये काम जल्दी हो। अगर हमारा ये है कि वह इस काम को जल्दी करना चाहता है, अगर वही करना चाहता तो फिर वांट्स के बाद ही ब्लैंक होता, तब हमारा होता ही वॉन्ट्स टू डू दिस वर्क। चूंकि दिस वर्क या कर्म पहले आ गया, जब भी कर्म पहले आ जाता है तो वाक्य पैसिव हो जाता है और इन्फिनेटिव का पैसिव यानी टू डू का पैसिव टू बी प्लस वी थर्ड, इसलिए टू बी डन। सही उत्तर होगा हमारा टू बी डन। क्यों? क्योंकि वो ये चाहता है कि काम जल्दी से निपटाया जाए, वो नहीं करे। ही वॉन्ट्स दिस वर्क टू बी डन वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 10, आर ब्रोकन, ब्लैंक आर ब्रोकन। 4 हमारे पास विकल्प हैं, 1 लेग ऑफ द टेबल, टेबल लेग्स, लेग्स ऑफ द टेबल। देखिए आर है तो हमारा ए ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, 1 लेग ऑफ द टेबल। अब जो अर्थ है वो ये निकलता है टेबल के पाए टूट गए हैं या टूटे हुए हैं। तो टेबल्स लेग भी सही लग रहा है और लेग्स ऑफ द टेबल भी सही लग रहा है, लेकिन जो आंसर करेक्ट है वो है लेग्स ऑफ द टेबल। और इसके पीछे का रीजन ये है, चूंकि टेबल जो है वो न्यूटर जेंडर या नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग का पजेसिव अपोस्ट्रोफी से नहीं बनता। अपोस्ट्रोफी मतलब जो ऊपर वाला कॉमा लगाते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं। अपोस्ट्रोफी प्लस एस से कभी नहीं बनता। मतलब यदि हमें ये कहना है कि राम का भाई, तो राम्स ब्रदर सही है, लेकिन अगर हमें ये कहना है कमरे का रंग, तो रूम्स कलर गलत होता है। तब इसको हमें द कलर ऑफ रूम कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूम एक नॉन लिविंग थिंग है, एक न्यूटर जेंडर है और न्यूटर जेंडर का पजेसिव अपोस्ट्रोफी से नहीं बनता, इसलिए टेबल्स लेग गलत होगा, लेग्स ऑफ द टेबल कहना सही होगा। सो अवर करेक्ट आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, I doubted blank he knew me. If, that, but और yet। हमें मालूम है कि जब 2 वाक्य जुड़ते हैं तो किसी कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन याद रखिए कई बार जो चीज़ें हमें मालूम होती हैं उनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। यही कन्फ्यूजन आपको इसमें भी होगा। इफ़ का हम में से अधिकांश लोगों को मीनिंग ये मालूम है कि इफ़ का अर्थ ही होता है यदि, लेकिन दोस्तों इफ़ नाउन क्लॉज के कंजक्शन के रूप में भी काम करता है। और यदि जब किसी वाक्य में
डाउट, वंडर, अनसर्टेन, मतलब कोई भी चीज़ अनसर्टेनिटी, नॉट श्योर, नॉट सर्टेन हो और उसके बाद दूसरा वाक्य आ रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हमेशा जो वाक्य है वो इफ, वेदर या WH वर्ड, WH वर्ड मतलब हु, वॉट, व्हेन आदि शब्दों से जुड़ेगा, दैट या अन्य किसी कंजक्शन से नहीं। और यहाँ इफ का अर्थ यदि नहीं होता, यहाँ इफ का अर्थ की क्या होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, माई शर्ट इज बेटर देन यू, योर्स, योर शर्ट और योर्स। पहले एलिमिनेट करते हैं हम गलत उत्तर को। योर्स जो बी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। अपोस्ट्रोफी के साथ योर में एस कभी नहीं लगता, सो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अंग्रेजी में वर्ड। अब बात करें हम बी ए ऑप्शन की, तो माई शर्ट इज बेटर देन यू या योर शर्ट, तो मेरी शर्ट तुमसे अच्छी है या तुमसे अच्छी है, तो तुलना शर्ट की हो रही है, तुमसे नहीं हो रही, इसलिए यू भी गलत हो जाता है। अब बचता है सी और डी, तो योर शर्ट और योर्स दोनों सही लगते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, प्रोनाउन का जो यूज है वो नाउन के रिपीटेशन को, एक्चुअली भद्दा जो रिपीटेशन होता है जिससे वाक्य अटपटा लगता है, उसके रिपीटेशन के लिए प्रोनाउन का यूज होता है। चूंकि यहाँ शर्ट की तुलना शर्ट से हो रही है, उस हिसाब से हमको योर शर्ट सही लग रहा है कि माई शर्ट इज बेटर देन योर शर्ट, बट शर्ट एक बार आ चुकी है, इसलिए हमें शर्ट को अवॉइड करना पड़ेगा रिपीटेशन को। इस स्थिति में योर्स सही होगा, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ योर्स का मतलब योर शर्ट ही होता है। चूंकि हमें प्रोनाउन के यूज के कारण नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है, इसलिए दोबारा हम शर्ट का उपयोग नहीं करते। योर्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दे हेल्प्ड मी ब्लैंक द वर्क इन टाइम। उन्होंने मेरी काम करने में मदद की, कंप्लीट होने में। तो कंप्लीटिंग, कंप्लीट, टू कंप्लीट और नन ऑफ दीज। मैंने पिछले वीडियो में आपसे जीरेंट के बारे में बात की, इस वीडियो के बारे में भी जीरेंट से के बारे में बात की। अब हेल्प के साथ किस प्रकार की क्रिया लगती है, तो कुछ वर्ब होती हैं, जैसे हेल्प, मेक, सी और लेट। इनके बाद जब भी ऑब्जेक्ट आए, जैसे मी, यू, देम, तब ऐसी स्थिति में इनके साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगता है। तो पहले तो इन्फिनेटिव समझिए क्या होता है। इन्फिनेटिव बोलते हैं हम टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को, और बेयर इन्फिनेटिव होता है जब हम उसमें से टू हटा देते हैं, यानी बिना टू के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। इन क्रियाओं के बाद यदि कभी दोबारा क्रिया पूछी जाती है तो टू कभी नहीं आता, सीधा सीधा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। और अगर हम चार ऑप्शन में देखें तो बिना टू के या बिना ING के जो वर्ब की फॉर्म दी है वो दी है हमारी बी ऑप्शन में। सो हमारा आंसर होगा कंप्लीट। चलिए 14वां जो क्वेश्चन है वो हमारा है, ही गवर्नमेंट इज प्लानिंग, ही नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टॉक विथ ऑल इंसर्जेंट ग्रुप। हमें अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम इन चार विकल्प में से छांटना है। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू टॉक विथ ऑल इंसर्जेंट ग्रुप। फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ऑनेस्ट, सेडिशियस, पेट्रोटिक और डेडिकेटेड। ऑनेस्ट माने, अब इंसर्जेंट ग्रुप से बात करना चाहती थी, हमारा सही आंसर है सेडिशियस। और रीजन ये है कि इंसर्जेंट माने होता है विद्रोही, राजद्रोही, ठीक है। ऑनेस्ट माने ईमानदार, पेट्रियोटिक माने होता है आपका देशभक्त, और डेडिकेटेड माने होता है समर्पित, और सेडिशियस माने राजद्रोही यानी देशद्रोही या ट्रेटर, या जिसको हम राजद्रोही कहते हैं, रिबेल भी होता है। तो इंसर्जेंट का सही मीनिंग है सेडिशियस। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और जिस क्वेश्चन में आपका डाउट रह गया हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि अगले वीडियो में मैं सबसे पहले आपके डाउट क्लियर करूं, तब हम आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को मैं इंक्रीज कर दूं।